बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में जो सेकेंड शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो टीआरई 2 हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो कहाँ पर घूमता है? तो इसका सही उत्तर है स्थिर ऊंचाई पर। चलिए इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेते हैं जिससे कि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रह होता क्या है। तो इसे इंग्लिश में हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब भू स्थिर का क्या मतलब है? तो भू मतलब होता है पृथ्वी, स्थिर मतलब रुका हुआ। तो ऐसा सैटेलाइट जो आपको पृथ्वी से रुका हुआ दिखे उसे ही हम लोग भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि यह हमें स्थिर दिखता है? तो इसके पीछे का रीजन है कि देखिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूमता कैसे है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। और यह जो सैटेलाइट है भू स्थिर उपग्रह है यह भी क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही घूमता है। और कहाँ पर घूमता है? तो देखिए जो हमारा भूमध्य रेखा होता है उससे लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर समानांतर घूमते रहता है। इसीलिए क्या होता है, एक स्थिर ऊंचाई हो गया। क्यों? क्योंकि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो सैटेलाइट है उसे छोड़ा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कई सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? लाल, हरा या फिर बैगनी? तो इसका सही उत्तर है बैगनी रंग। और यह क्वेश्चन देखिए टीआरई 2 में भी पूछा था। तो आपके क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको अच्छे से देखना जरूरी है। तो देखिए इसे मैं आपको फिगर से समझा देता हूं। तो आपको समझना पड़ेगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था विबग्योर। तो देखिए ये प्रिज्म है आपका, जब व्हाइट लाइट इस पर आती है तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा? वायलेट मतलब बैगनी वाला होता है। और सबसे कम किसका विचलन होता है? तो रेड जो लाल वाला होता है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? देख रहे हैं यहाँ से रे आया और सबसे ज़्यादा विचलित हो गया वायलेट वाला। और सबसे कम किसका विचलन हुआ है? तो रेड का। इसी तरीके से रेड से फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज का होगा, उससे ज़्यादा येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो वायलेट यानी बैगनी का होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना या फिर खुली जगह में खड़े रहना? तो इसका सही उत्तर है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। इसके पीछे का देखिए रीजन क्या है कि जो मेघ गर्जन होता है जब बिजली कड़कती है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है। तो जो बड़े पेड़ होते हैं या फिर नुकीले पेड़ होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो सबसे पहले बिजली का अटैक उसी पर होता है। इसलिए जब आप छोटे पेड़ के नीचे रहेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आप जंगल में गए हुए हैं तो जो देखिए सबसे बड़ा पेड़ रहेगा, अकेले पेड़ रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बिजली उसी पर कड़केगी और गिरेगी। लेकिन जो छोटे पेड़ रहते हैं जब आप उसके नीचे रहेंगे तो वहाँ पर आपके बचने की संभावना ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है? तो इसका सही उत्तर है स्थिर रहती है। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए जब जैसे कोई पिंड है जब सबसे ऊपर रहेगा तो उस समय क्या रहेगा? सारा मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा रहेगा और गतिज ऊर्जा 0 रहेगा। लेकिन जब जो पिंड है जब पृथ्वी के पास आने वाली रहेगी तो उसमें उसका मैक्सिमम क्या रहेगा? उसमें उसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा रहेगी और जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 के लगभग रहेगी। तो हर स्थिति में आप देखेंगे जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो हमेशा समान आएगा। इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन, कोबालामीन या फिर नियासिन? तो इसका सही उत्तर है कोबालामीन। B12 को क्या कहते हैं? कोबालामीन। और इस पर हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ट्रिक के माध्यम से, जहां से आप देख सकते हैं कि B1, B2, B3, B12 तक के सभी का नाम ट्रिक से बताया है, जिससे आप एक बार में ही सारे को याद कर लेंगे। और जो कोबालामीन होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, सिरका, हल्दी या फिर खाने वाला सोडा। तो इसका सही उत्तर है हल्दी। तो संकेतक मतलब होता है इंडिकेटर, कि जैसे अगर हल्दी में जैसे अम्ल है, अगर अम्ल में आप हल्दी मिला देंगे तो उसका रंग पीला हो जाता है, और क्षार में जब हल्दी मिलाते हैं हम लोग तो उसका रंग लाल हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ से कलर चेंज हो रहा है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अम्ल है या फिर क्षार है। इसी तरीके से यह तो देखिए जो हल्दी है ये प्राकृतिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन कुछ देखिए जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, ये सब भी क्या है, संकेतक है। लैब में जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे अगर क्षार का परीक्षण करना रहता है, अगर क्षार में हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज अगर मिला देंगे तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, पीला रंग मिल जाता है। इसी तरीके से अगर अम्ल में हम लोग मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं तो अम्ल में उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। इसी तरीके से देखिए फिनाप्थलीन है, अम्ल में फिनाप्थलीन मिलाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग पिंक यानी गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, बूझा चूना मिलाना चाहिए, या फिर कैलामाइन का घोल मिलाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ जैसे सड़ा हुआ खाद हो गया या फिर आपका कंपोस्ट होता है, तो उसे मिलाने से जो क्षारीय नेचर होता है खेत का वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि आपका उपज अच्छे से होता है। लेकिन जो अगर आप बूझा चूना मिला देंगे, कैलामाइन मिला देंगे तो ये खुद ही क्षारीय नेचर का होता है, तो पहले से ही क्षारीय है, अब और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो आपका दिक्कत है। इसलिए ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उसका मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या लगभग 460 डिग्री, आप इसे याद रख सकते हैं। और परम शून्य होता क्या है, तो देखिए परम शून्य वह तापमान होता है, सबसे लोएस्ट तापमान, जिसके बाद और उससे नीचे हम नहीं जा सकते हैं। अगर केल्विन में देखिए रहता है तो 0 डिग्री केल्विन को ही हम लोग परम शून्य कहते हैं। या फिर अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछ दे, जैसे यहाँ पर तो फ़ारेनहाइट में पूछा था तो लगभग 460 माइनस में 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर पूछे सेंटीग्रेड में तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है, परम शून्य होता है। केल्विन में पूछे तो 0 डिग्री केल्विन हो गया, और ये लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था फ़ारेनहाइट में तो यह लगभग -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश तरंग होता है यह अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है और ट्रांसवर्स वेव भी होता है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो 0 से लेकर के जो 14 तक होता है अम्ल क्षार का हम लोग इंडिकेशन करते हैं। तब जब 7 से देखिए कम रहता है तो एसिडिक नेचर या अम्ल के नेचर का रहता है। जब पीएच पे मान 7 हो जाता है तो उदासीन होता है, और 7 से लेकर के 14 तक के बीच में क्या रहता है तो बेसिक नेचर मतलब क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ तो कब आपको समझ में आ गया। एक चीज़ देखिए मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। मतलब अम्ल और क्षार जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट मतलब लवण, नमक बनता है और पानी बनता है। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनी रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि जब प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है तो मतलब इसमें अम्ल का मात्रा ज़्यादा है और जो क्षार का मात्रा ज़्यादा है, तो जब रिएक्शन के बाद भी क्या होगा, अम्ल तो ज़्यादा ही रहेगा। और हमने देखा ही कि 0 से लेकर के 7 से नीचे जब रहता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 से कम रहेगा। यहीं पर अगर आपसे दे देता कि यहाँ पर दुर्बल जो कमजोर अम्ल रहता है और यहाँ पर प्रबल क्षार हो जाता है, मतलब क्षार का मात्रा ज़्यादा है, तब उससे जो लवण बनता है, जो साल्ट बनता है, उसका पीएच मान क्या रहता है। तब क्षार हम लोगों ने देखा ही था 7 से लेकर 14 के बीच में रहता है। 7 पर उदासीन, 7 से ज़्यादा और 14 से कम रहता है, तो क्या रहता है, क्षार रहता है। तो जब यहाँ पर अगर प्रबल क्षार रहेगा तो जब भी आएगा तो 7 से ज़्यादा आएगा, जब प्रबल अम्ल रहेगा तो 7 से कम आएगा। अब यहीं पर लेकिन अगर दे दे कि प्रबल अम्ल रहे और प्रबल क्षार रहे, अब दोनों टक्कर का हो गया है, तब क्या रहेगा, तो वो 7 आ जाएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 आएगा। लेकिन जब यहाँ पर प्रबल अम्ल रहे, दुर्बल क्षार रहे, तो हमेशा क्या आएगा, 7 से कम आएगा।
बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 गीगाबाइट 1 जीबी में कितना एमबी होता है, तो 1024 एमबी के बराबर होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि जब एसिड और बेस मिलाते हैं तो साल्ट बनता है और पानी बनता है, और उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, या इसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछ रहा है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों का विकास करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना ये सही है, और सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना ये भी सही है, तो इसलिए एक से ज़्यादा हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही बाकी की जो और अन्य ग्रंथियां हैं सभी को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। पूछा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग बीपी को नियंत्रित करता है? और यह क्वेश्चन टीआरई 2 में भी पूछा है। तो आपके देखिए टीआरई 1 में पूछा था, 2 में भी रिपीट हुआ था, तो आपका टीआरई 3 या 4 जब भी होगा तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके।